नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेस में। और आज हम लोग भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कई सारे कारण हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल कारण भी हो जाते हैं, कुछ इंटरनल कारण भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप में उसकी जानकारी मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। इसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग ये एक सीरीज लेके चल रहे हैं और रिवर्स को हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय और भारत की भूगोल की बहुत सारे चैप्टर को एक एक करके अच्छे वे में सीखा है, तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में बढ़िया से एक एक करके पढ़िए, ठीक है ना। नोट्स जरूर बनाते जाइए। वैसे मैं पीडीएफ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो बीच में 2-4 दिन गैप हुआ, 1-2 दिन गैप हुआ था, उसमें हम पीडीएफ पे ही काम कर रहे थे कि जो भी हमने पढ़ाया है उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, इसलिए वो थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गया। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जिस दिन क्लास ना आए तो आप पिछला जो भी लेक्चर है उसको आप क्लास मान के एक रिवाइज कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि हो सके कोई चीज़ें आपको नहीं आ रही हो तो दोबारा आप देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसी प्रकार अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं भारत की नदियों के बारे में, ठीक है ना। तो रिवर्स की बात हो रही है, यहाँ पर इंडियंस रिवर्स की बात हो रही है, भारत की नदियों के बारे में बात हो रही है। तो नदियों के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली थोड़ी सी बात मैं आपको नदियों के बारे में कह देते हैं। नदियाँ क्या होती हैं? तो एक नॉर्मली नदियाँ जो होती हैं ये मीठे जल का स्रोत होती हैं, ठीक है ना, जो सामान्यतः क्या करती हैं, सामान्यतः कि जिस क्षेत्र में जाती हैं उस क्षेत्र में मैदान का भी निर्माण करती हैं। जिस क्षेत्र में जाती हैं वहाँ पर जल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये वाटर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ अगल बगल यानी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए भी बहुत ही जरूरी होती हैं। उसके साथ साथ नदियों का प्रयोग हम लोग सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत परियोजना में करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी करते हैं। तो इसलिए नदियों का बहुत ही व्यापक इस्तेमाल होता है हमारे दैनिक लाइफ में। नदियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारे जीवन स्तर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें जल चाहिए, जीने के लिए जल चाहिए, और जल का स्रोत जो है नदियाँ बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। भारत में 4000 से ज़्यादा कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, लेकिन फिर भी हमको उतनी नदियाँ नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम उतना ध्यान नहीं देंगे। बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है, जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स को हमको ध्यान देना है। जो बच्चे यहाँ पर एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी फैक्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा फैक्ट के साथ हल्का सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे, और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो टोटली कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे। उनका अगर फैक्ट भी छूट जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे एग्जाम के लिए यानी वनडे एग्जाम के लिए आपको फैक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। कभी कभी वनडे एग्जाम में आजकल चूंकि स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि फैक्ट की एक लिमिटेशन होती है, इसलिए अब वो कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, इसलिए मैं दोनों का साथ लेकर चल रहा हूं, तो आपको किसी भी मामले में कोई भी समस्या होने वाला नहीं है। आइए भारत की नदियों में बात करते हैं। तो सामान्यतः भारत की नदियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। भारत की नदियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। क्या? एक उत्तर भारत या हिमालय की नदियां, ठीक है ना। भारत की नदियों को हमने 2 भागों में बांटा। एक उत्तर भारत की नदियां या फिर हिमालय की नदियां या फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां, बात एक ही है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां या क्या? प्राय द्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया या हिमालयन रिवर्स की बात हो रही है। नॉर्थ इंडियन रिवर्स या फिर हिमालयन रिवर्स बात हो रही है। दक्षिण भारत की नदियां यानी सदर्न रिवर्स या फिर साउथ इंडिया की नदियां, या फिर प्रायद्वीपीय नदियां यानी पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की नदियां हैं भारत में। एक है उत्तर भारत की नदियां जिसको हम हिमालय की भी नदियां भी कहते हैं, और एक है दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बेसिकली
आप ये चार्ट बना लीजिएगा। इस उत्तर भारत की नदियों को हम लोग फर्दर 2 नहीं 3 भागों में बांटते हैं। क्या होता है, इस उत्तर भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हम लोग स्टडी के लिए बहुत ही सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है ना, यानी इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है ना, या फिर गंगा रिवर सिस्टम या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है ना, तीनों को अलग अलग बांटते हैं। क्यों बांटा हमने, क्योंकि इस रिवर सिस्टम में, सिंध नदी सिस्टम में मेन जो नदी होगी, सिंध नहीं सिंधु भी कह सकते हैं, इंडस रिवर कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु नदी। ठीक है ना, तो इस नदी में यानी इस नदी सिस्टम में, इस रिवर सिस्टम में मेन रिवर कौन है, इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। यानी सभी इसकी जो सहायक नदियां होंगी वो अपना जल किसमें गिराएंगी, इंडस रिवर में। इसी प्रकार गंगा नदी सिस्टम में कौन मेन नदी होगी, गंगा होगी, लेकिन जितनी भी सहायक नदियां होंगी सब अपना जल किसमें गिराएंगी, गंगा नदी सिस्टम में। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम की मेन रिवर कौन होगी, ब्रह्मपुत्र होगी। बाकी जो भी इसकी सहायक नदियां होंगी वो सब क्या होंगी, इसमें अपना जल मिलाएंगे। इसी प्रकार सदर्न इंडिया की, दक्षिण भारत की नदियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। हल्का सा मैं आपको दिखा दूं मैपिंग के थ्रू। देखो एक सेकेंड, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं इस मैप को जितने भी रिवर से सिस्टम, रिवर से रिलेटेड जितने भी मैप हैं जो मैंने खुद अपने नोट्स में बनाया है, उस मैप को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके वो मैप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अपलोड होने से पहले ही वो मैप प्रोवाइड कर दूं आपको, ताकि वो मैप आप पहले से रख लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है ना, दक्षिण भारत। इस साउथ वाले हिस्से में आपको पता है इधर है इंडियन ओशियन। ठीक है ना, ठीक है ना, इधर इंडियन ओशियन है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है ना, ये अरब सागर, ये इंडियन ओशियन और ये बे ऑफ बंगाल। तो जो नदी, ठीक है ना, दक्षिण भारत की जो नदी इधर अपना जल गिराएगी, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। इसी प्रकार जो नदी अरब सागर में गिराएगी अपना जल, ठीक है ना, अरब सागर में जल गिराएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है ना, तो दोनों को ध्यान रखेगा, एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो कुल मिलाजुला के आपको क्या करना है, एक बार और फिर से आप दोबारा मेमोराइज करेंगे दिमाग में। भारत में जो नदियां होती हैं कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नदियां जो होती हैं फ्रेश वाटर का एक स्रोत होती हैं। भारत में नदियां जो हैं 4000 से ज्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमको बहुत ही कम नदियों को पढ़ना है। जो मुख्य रूप से नदियां जो हैं उनको भारत में हमने 2 भागों में बांटा, एक नॉर्दर्न यानी उत्तर भारत की नदियां, या फिर उसको हम हिमालय की भी नदियां कहते हैं, दूसरा दक्षिण भारत की नदियां जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है ये मैं बहुत पहले इस वीडियो के पहले मैं बता चुका हूं, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या किया, उत्तर भारत के नदियों को अगेन 3 पार्ट्स में बांटा। ठीक है ना, कौन कौन सा पार्ट, तो एक था हमारा सिंधु नदी सिस्टम, दूसरा था गंगा नदी सिस्टम, तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। सिस्टम क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां अपना पानी किसमें गिराती हैं, तो सिंधु नदी सिस्टम में सिंधु में गिराती हैं, गंगा में, और इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम में ब्रह्मपुत्र में नदियां अपना जल गिराती हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों को हमने 2 भागों में बांटा,
एक कौन, अरब सागर, दूसरा कौन, बंगाल की खाड़ी। ऐसा क्यों कर दिया साहब? प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की जो नदी अरब सागर में गिरी उसको हमने बोल दिया अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या फिर जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरी उसे हमने बोल दिया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये भारत के बंगाल की खाड़ी पूरब में है कि पश्चिम में है? तो आप कहोगे साहब पूरब में है, ईस्ट में। तो इसको एक और नाम से हम कहते हैं पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है ना, पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। और इसी प्रकार इसमें क्या होगा, पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां। तो ध्यान रखिएगा, पूरब की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कौन, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नौर, तमाम ऐसी नदियां हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार पश्चिम की तरफ बहने वाली या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं? तो आप कह दोगे साहब बहुत सी ऐसी नदियां हैं। तो कौन कौन सी है? तो माही है, साबरमती है, ताप्ती है, नर्मदा है, उसके साथ साथ मांडवी है, जुआरी है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कहां पर गिरती हैं, वेस्ट में जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो ये एक डिटेल्ड हमने क्लासिफिकेशन किया किसका, अपने इंडिया के रिवर सिस्टम को, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर जो है रिवर्स में न स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर भी टाइम जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आई होप कि आप ये सारे डायग्राम बना लिए होंगे। और हाँ, इससे संबंधित जो डायग्राम है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है ना। वहां से आप वहां पे ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो आप वहां जरूर जुड़िए। उसके साथ साथ क्लास से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं उन सभी को हम लोग वहां पर साझा करते हैं। अब देखिए, भारत की नदियों को नॉर्मली उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में हमने बांट दिया, लेकिन उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में बहुत सारा अंतर है, डिफरेंस है। उस डिफरेंस को जरा समझते हैं। आखिर उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में विशेषताएं क्या है, क्या अंतर है, उनको हम एक एक करके सीखते हैं। तो आइए इसको थोड़ा मिटा के मैं एक कंपैरेटिव स्टडी जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे, एक तरफ उत्तर में गिरने वाली हिमालय की नदियां और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां करके पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग सीखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स जो होंगे उनको भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक तरफ हम आप अपने आप पूरा लिखेंगे, इधर हम कम लिख रहे हैं, हिमालय की नदियां, चलो लिख ही देते हैं, नहीं तो कहोगे सर कितने आलसी हैं आप। दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है ना। इतना तो कर लेने दो, इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इमोशनली थोड़ा होके आप सोचिए, तो इतना आप लिख सकती हो। तो देखो पहला क्या है, पहला अंतर क्या है, अंतर नंबर 1 कि हिमालय की जो नदियां हैं वो क्या है, अपनी युवा अवस्था में है। क्या है, अपनी युवा अवस्था में। तो यहां की क्या हो गया, हाँ ये कहां है, ये अपने वृद्धावस्था में है, ठीक है ना। या फिर इसको हम कहते हैं प्रौढ़ा अवस्था, यानी पुरानी। अर्थात हिमालय की नदियां क्या है, नवीन है, नई है, अभी हाल ही में बनी है, और इसकी नदियां क्या है, पुरानी है। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया सर जी। अच्छा, और उसके बाद से क्या, मुन्ना जब ये युवा अवस्था में है, अपने जवानी में है, ये अपने बुढ़ापे में है, तो जरा ये बताओ, कहते हैं ना कई लोग बुढ़ापे लोग तंज कोसते हैं कि जवानी में हो, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा खेत ही कोड़ दोगे या फिर कुछ भी कर दोगे, तो बस वही समझिए। ये नदियां अपने युवा अवस्था में है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि जरा समझो, यहां पर देखो, ये नदी है, ये इसकी घाटी है, ठीक है ना, ये इसकी घाटी है, ये मिट्टी है, ठीक है ना, ये मिट्टी है, समझ लो, इसके ऊपर नदी बह रही है। देखो, हमने पुरानी या नई नदी किसको कह दिया, जैसे जो नदी अपने घाटी में बह रही है, एक और नदी यहां पर एग्जांपल बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो, ये होता है आधार तल, आधार तल,
ठीक है ना, ये आधार तल है। देखो, हर एक व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो स्थायी हो। जब आप केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़ते हो तो मेटल, सारी चीज, सब लोग, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। रिवर्स भी चाहती हैं कि स्टेबल हो जाए। आप क्या नहीं चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ? चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मैं जल्दी पढ़ लूँ, पढ़ लिख के बढ़िया से जॉब पा जाऊँ, जॉब करके शादी कर लूँ, शादी करके बच्चे भी पैदा कर लूँ, फिर मम्मी पापा की सेवा भी कर लूँ, अपने जो भी सपने हैं सबको पूरा करके आराम से हरि भजन को कर लूँ। तो कहते हैं ना, ये मेरा सपना हो गया तो फिर मैं कहाँ चला जाऊँगा? हरिद्वार चला जाऊँगा। बस वही है, जब तक लोग अपने आधार को नहीं प्राप्त कर जाते हैं, जो उनका मूल उद्देश्य है, तब तक वो उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक वो क्या करते हैं? कार्य करते रहते हैं। अर्थात मतलब समझो, देखो, इधर की नदियां अपने आधार स्थल पे अभी नहीं पहुंची हैं, अपने आधार तल पे नहीं प्राप्त हुई हैं, इसलिए अपनी घाटी को लगातार क्या कह रही हैं? गहरा कर रही हैं। घाटी को क्या कर रही हैं? गहरा कर रही हैं। क्यों गहरा कर रही हैं? क्योंकि इनका टारगेट है कि डेस्टिनेशन यहां तक पहुंचना है, जबकि यहां पर क्या है? ये अपने घाटी को गहरा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं मुन्ना? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं? अपने आधार को प्राप्त हो चुकी हैं। तो जरा बताओ, इसकी स्पीड तेज होगी कि इसकी स्पीड तेज होगी? तो कह दोगे साहब, जो मिट्टी को काट रहा है, जो घाटी को गहरा कर रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड कम होगी। तब जब स्पीड कम होगी तो मतलब क्या हुआ? स्पीड कम होगी, इसका मतलब यह है कि ये क्या? ये अवसाद। मतलब क्या? अवसाद का मतलब क्या साहब? सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब क्या? अवसाद मतलब, सेडिमेंट का मतलब है कि बालू कंकड़ पत्थर को क्या करेगी? कम काटेगी। ठीक है ना, यानी अपने साथ मिट्टी, बालू, कंकड़ पत्थर कम लेके जाएगी, जबकि ये क्या करेगी? ये अपने साथ अवसाद, बालू, कंकड़ को क्या करेगी? ज्यादा लेके जाएगी। सोचो, हमने एक अंतर आपको बताया, सिर्फ एक अंतर, कि ये क्या है? ये अपनी जवानी में है और ये अपनी जवानी में नहीं है, ये बुढ़ापे में। और एक अंतर से आप हिमालय और दक्षिण भारत की नदियों में कितना अंतर देख लिए। क्यों? ये अपनी जवानी में है, इसका मतलब क्या है? ये अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहता है, ये आधार तल को प्राप्त कर चुका है। जब ये आधार तल को प्राप्त करने चाह रहा है, इसका मतलब ये मेहनत करना चाह रहा है। जब मेहनत करना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये अपनी घाटी को क्या कर रहा है? और गहरा कर रहा है। तो जब अपनी घाटी को और गहरा कर रहा है तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब स्पीड भी ज्यादा होगी तो जब इसको काटेगा, गहरा करेगा, तो ये जो मिट्टी कटेगा तो अपने साथ अवसाद और बालू को भी क्या करेगा? लेके जाएगा। इसी प्रकार यहां पर क्या होगा? जब ये पुरानी हो गया है, अपने आधार तल को प्राप्त हो चुका है, तो जब पुराना हो गया है, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुका है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जब स्पीड इसकी कम होगी तो यह अवसाद और सेडिमेंट भी क्या होगा? कम लेके जाएगा। तो ध्यान रखना। अब एक चीज और जान सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इधर की यानी हिमालय की नदियां जब बहेंगी तो बाढ़ आएगा, कि दक्षिण भारत की नदियां बहेंगी तो बाढ़ आएगा? उत्तर सरल है। क्या सरल? हिमालय की नदियां जब बहेंगी तो बाढ़ आएगा। जैसे कोसी नदी बिहार में तबाह कर देती है, अभी कर रही है। असम की नदियां देखो, ठीक है ना, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमेशा वहां पे तबाही मचाई रहती है। दामोदर नदी तो कहने क्यों? क्योंकि मुन्ना ये सेडिमेंट ज्यादा लेके जाती हैं। जब सेडिमेंट लेके जाएंगी ज्यादा तो नदियां जहां पर अवसाद, जैसे मान लो नदी यहां से बह रही है, ठीक है ना, पहले ये रास्ता था, नदी बह रही है, बढ़िया से मस्ती में गुजर रही, लेकिन नदी में सेडिमेंट धीरे धीरे यहां पर जमा हो गया। अब नदी का ये लेवल यहां से इधर हो गया, उतना हो गया, नदी ऐसे ही बह रहा है। तो जब नदी यहां पर आएगी, ये सेडिमेंट ऊपर आ गया, तो नदी एक धारा इधर चली जाएगी, एक धारा इधर चली जाएगी, और इधर जो भी गांव बसे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? स्वाहा हो जाएंगे। तो अर्थात ये आप समझ गए होंगे कि इधर की जो नदियां हैं वो क्या करेंगी? इधर की नदियों के कारण क्या होता है? बाढ़ आता है। ठीक है ना, बाढ़ आता है, ठीक है ना। और इधर का बाढ़ आना कोई तय नहीं है। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। अगर आप इसको लिख लें तो फिर मैं और बताऊंगा आपको। तो थोड़ा आप लिख के इसका स्क्रीनशॉट लेके मिटा लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा कारण वो बताता हूं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं जम रहा तो। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं बताना है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। ये हे भोलेनाथ, सावन का महीना चल रहा है, बढ़िया से पढ़ाई करो, भक्ति करते रहो, भक्ति में ही शक्ति है। दूसरी, इतना हमने आपको बता दिया, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चलते हैं, देखो जो हिमालय की नदियां हैं ये मैदान में जाकर क्या करती हैं, मैदान में जाकर, जैसे आप जानते हैं ना गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है ना। मैदान क्या होता है, यही नदियां अपने साथ बालू वालू काट के जब लेके आती हैं, तो बालू वालू काट के जब लेके आती हैं तो जहां पर बिछा देती हैं उसी को हम मैदान कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये नदियां, हिमालय की नदियां मैदान में पहुंच के क्या करती हैं, मैदान में पहुंचकर क्या करती हैं, विसर्पण करती हैं। साहब ये तो आपने बहुत खतरनाक शब्द कर दिया, ग्लाइडिंग करती है, ठीक है ना। विसर्पण करती हैं, विसर्पण का मतलब क्या होता है, ऐसे जब नदियां सांप के जैसे चलने लगती है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब नदी ये बह रही है, यहां पर उसके आगे कोई अवरोध नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो नदी मस्ती में चलेगी। लेकिन जब नदी के पास यहां पर हिंड्रेंस है, यहां पे बैरियर है, यहां पर हिंड्रेंस, यहां बैरियर, तो नदी कैसे चलेगी मुन्ना, यहां पर आएगी तो कहेगा चलो इधर घूम लेते हैं, फिर इधर घूम लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, ऐसे घूमेगी। तो जब इधर उधर घूमती है इसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं। जबकि इधर की नदियां विसर्प नहीं करती, और जो नदी विसर्प करती है वही क्या करती है, बाढ़ लाती है, ठीक है ना। जैसे कौन सी नदी है, कोसी नदी, जिसको हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दूंगा इसको, अच्छा आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। अब चलो देखो नेक्स्ट, यानी यहां पर लिख लो विसर्प करती है और विसर्प नहीं करती। विसर्प क्या होता है मैं आपको बता चुका। सी नंबर पे क्या, हिमालय की नदियां क्या हैं, लंबी हैं, और इधर की नदियां क्या हैं, लंबी नहीं है। अरे ये तो सर आपने बहुत धोखा कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है मुन्ना। क्यों, जैसे मान लो लॉकडाउन चल रहा है, मुझे लगा भूख, मैं चाहता हूं कि एक कुछ भी मिल ही जाए, कुछ भी खाने को। चलिए मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाता हूं, चूँकि बढ़िया नहीं है, दूध, चलिए आप लोग दूध पीजिए, आप लोग बढ़िया रहेगा आपके शरीर की सेहत के लिए। तो लॉकडाउन लगा है लेकिन आप दूध के पैकेट की खोज के लिए जा रहे हैं, तो सपोज मानते हैं, ठीक है ना, यहां पर आपका घर है और आप जैसे ही चले यहां पर आपको अपना मंजिल मिल गया, यानी आपको दूध की दुकान मिल गई, आपने दूध खरीद लिया। लेकिन मान लीजिए आपने यहां पर नहीं मिला, फिर यहां पर मिला आपको दूध की दुकान, तो आप क्या करोगे, यहां से ट्रेवल होकर यहां तक आओगे। यही मतलब है। मतलब क्या है, अगर हिमालय का नक्शा हम देखें, कुछ देखो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि नक्शा मैं बहुत खतरनाक बनाता हूं, ठीक है ना, तो बन गया ये नक्शा। अब जैसे देखो, कोई नदी अगर हिमालय से यहां से निकलेगी तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो यहां गिरे अरब सागर में, या तो यहां पर गिरे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, या तो यहां पर गिरे हिंद महासागर में। तो यहां पर गिरने में इसको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है मुन्ना, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, लंबी है। जबकि यहां से कोई अगर नदी निकले तो वो कहां जाएगी, या तो यहां जाएगी, यहां जाएगी। इसलिए हिमालय की नदियां लंबी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, नदियां छोटी नदियां हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनका डेस्टिनेशन पास है, इनका डेस्टिनेशन दूर है। ठीक, बस हो गया, बहुत आसान है ये तो। हाँ, ज्योग्राफी जो है टोटल साइंटिफिक विषय है, आप अपने दिमाग को लगाकर सारी चीजें सीख सकते हैं, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, सब आसान है, सब अच्छा है। मोदी जी का डायलॉग है ना, सब अच्छा है। आइए नेक्स्ट, अब देखो इधर की नदियां क्या हैं, वर्षवाहिनी हैं। बहुत भयंकर शब्द इस्तेमाल कर दिया हमने, वर्षवाहिनी है अर्थात पेरेनियल है। अरे साहब वही तो मतलब हुआ, आपने वर्षवाहिनी कर दिया या फिर पेरेनियल कह दिया, इसका मतलब क्या है, यहां की नदियों में पानी जो होता है वर्ष भर रहता है, जबकि यहां की नदियों में पानी वर्ष भर नहीं रहता है। यानी ये वर्षवाहिनी नहीं है, ये वर्षवाहिनी है। तो क्यों है, क्योंकि इसके जल का दो स्रोत है,
इसके जल का दो स्रोत हैं। हिमालय में बहने वाली नदियों के दो स्रोत हैं जल के। कौन कौन से? एक तो मुन्ना ग्लेशियर, ठीक है ना, ग्लेशियर पिघलते हैं हिमालय पे, पानी मिलता है। और दूसरा क्या है? वर्षा। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियों का जो स्रोत है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा है। दक्षिण भारत में ग्लेशियर नहीं पाए जाते, इसलिए वहां पर नदियां जो हैं क्या हैं? वर्षवाहिनी नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हिमालय की नदियां वर्षवाहिनी क्यों हैं? क्योंकि इनके जल का दो स्रोत है, एक हमारा क्या है? वर्षा है, दूसरा क्या है? ग्लेशियर है। जबकि जो दक्षिण की नदियां हैं उनके जल का स्रोत मात्र क्या है? मात्र एक चीज है, जो वो है क्या? वो है हमारा वर्षा का जल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ऊपर तो लिखे हो गए यार, चलो मजे में एक चलते हैं आगे। अब क्या जानना है आपको? ये जानना है कि देखो, ये जानना है हिमालय की जो नदियां हैं वो आई आकार, वी आकार की घाटी बनाती हैं। अगर मैं तेज बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना। हिमालय की नदियां आई आकार और वी आकार की घाटी बनाती हैं, जबकि यहां की नदियां ई आकार और आई आकार की घाटी क्यों नहीं बनाती? इसका सिंपल सा कारण है भाई साहब, जब नदी पहाड़ को काटे, जब नदी पहाड़ को काटे, अगर आई का स्ट्रक्चर बन गया तो उसको आई आकार की घाटी कह देंगे, अगर वी का स्ट्रक्चर बन गया उसको वी आकार की घाटी कह देंगे, ठीक। लेकिन जब नदी ऑलरेडी अपने आधार स्थल को प्राप्त कर चुकी है तो वो क्यों काटेगी भाई? जब उसने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो वो क्यों काटे? जबकि हिमालय की नदियां अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए वो क्या कर रही हैं? अभी भी अपने घाटी को गहरा करके आई आकार और बी आकार की घाटियां बना रही हैं। इसलिए हिमालय की नदियां बी आकार की घाटी या आई आकार की घाटी बना रही हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां वी आकार और घाटी आई आकार की घाटी नहीं बनाती। इसको एक और नाम हम कहते हैं, इसको हम गार्ज भी कहते हैं। यानी चाहे आई आकार की घाटी, चाहे वी आकार की घाटी, चाहे गार्ज, बात एक ही है। ये कौन बनाता है? हिमालय की नदी। चाहे कैनियन भी आ जाए, बड़े गार्ज को ही हम क्या कह देते हैं? कैनियन। जब गार्ज बहुत बड़ा हो जाए उसको कैनियन कहते हैं। इसको बिना डायग्राम के माध्यम से अगर मैं नहीं समझाऊं तो आपके साथ बड़ी हो जाएगी बेईमानी। इसके लिए मैं ऊपर का लाइन मिटाने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप नोट्स बना रहे होंगे तो ठीक है, नहीं बना रहे होंगे तो भैया आप ही का घाटा है, मेरा क्या है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं हल्का सा, और अगर आपको लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग बहुत ही निष्क्रिय रह रहे हो। तो मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा सारी चीजें, तो आप निष्क्रिय ना रहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग निष्क्रिय हो गए हो बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन ने आपको समस्या कर दिया है क्या? अगर ज्यादा, एक वीडियो में भेजूंगा, एक बहुत अच्छे लोग ने भेजा था, बहुत बढ़िया है। उसमें बस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जैसे स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस एक गिलास में पानी के जैसा है। स्ट्रेस एक क्या है? एक गिलास में पानी के जैसा है। अगर आपसे पूछे कि एक गिलास के पानी का वेट कितना है, तो आप कहोगे, कोई कहेगा भाई 100 ग्राम 200 ग्राम, कुछ भी कहेगा। तो वो वेट तब तक रहेगा जब तक आप उस पानी को अपने हाथ में लेके रखे रहोगे। लेकिन जब उस गिलास को, जो जिसमें पानी भरा है, उस गिलास को जब आप अपने आप से दूर कर दोगे, दूर रख दोगे, तो क्या आप उसके वेट का कुछ अंदाजा कर पाओगे, एहसास कर पाओगे? तो नहीं। तब कहोगे मैं तो कोई वेट ही नहीं उठाया। इसी प्रकार स्ट्रेस भी क्या है? स्ट्रेस वही वेट है जो आप अपने दिमाग में बैठाए हो। जितनी देर तक स्ट्रेस आप अपने दिमाग में बैठाए रहोगे, उतनी देर तक आप अपने आप को क्या समझोगे? आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करोगे। तो क्या करना है? इस जल रूपी, यानी इस गिलास में भरे जल रूपी स्ट्रेस को क्या करना है? दिमाग से दूर कर देना है। तो आपका दिमाग भी क्या रहेगा? बहुत ही फ्रेश रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। तो देखो गार्ज हम कैनियन बता रहे, जैसे मान लो, माना ये कोई पत्थर है, ठीक है ना, पहाड़ है, ठीक। ये 2D डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन 3D है। मान लो अगर ऐसे देखो, ऐसे एक इसका ये रूप है, ठीक है ना, सेम है। अब देखो एक नदी यहां से बह रही है, ठीक है ना,
तो इसने इसको काटा और काट के ऐसे कर दिया। अब देखो यहां पर ऊंचाई है, ऐसे ऊपर है, ठीक है ना, ऊंचा है ये, ठीक है ना, ये नीचे है, ये ऊंचा है, तो ये नदी बन गया। तो ये आई आकार बन गया ना, इसको ऐसे समझते हैं, इधर से कोई नदी बह रही है, ठीक है ना, इसको काट दिया, तो ये क्या बन गया, आई आकार की घाटी बन गया, ठीक है ना। सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है, समझ जाओ, सेम डायग्राम है। यहां पर ऊंचाई इधर ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, यहां पर भी ऊंचाई कैसे, इधर ऊंचाई है, ठीक है ना। बात को समझो, नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो मैं एक सेकंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोग समझ में कर रहे क्या सर जी कहाँ परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर भी परेशान होना पड़ता है। देखो मेरे पास यही मेथड है। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये रिवर है, जब ये रिवर आएगी, ठीक है ना, तो जब ये रिवर बह के आएगी तो इस पहाड़, दो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को काटेगी। जब ये दो पहाड़ों को काटेगी तो बीच में इसके हो जाएगा स्पेस और ये रिवर बहेगी। जैसे मान लो ये ऐसे कर दिया हमने, मार्कर मेरा गिर गया, लेकिन फिर भी ये इधर से बहते बहते आएगी, बीच में ये भर गया, ठीक है ना। अब देखो तो ये क्या है, ये दोनों पहाड़ कट गए ना, ये दोनों जब पहाड़ कट गए तो बीच में आई आकार बन गया, ठीक है ना, आई आकार। इसी आई आकार को ये ऊपर से लेकर नीचे ये जो गहरा है, ठीक है ना, इसी को हमने क्या बोल दिया, गार्ज बोल दिया। और जब यही बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने और इसकी ऊंचाई ज्यादा कर दी, ठीक है ना, और ऊंचाई कर दिया, ये इतना ऊंचा हो गया तो इसको मैंने कैनियन बोल दिया, ठीक है ना। बस यही है, यही कभी कभी क्या बनता है, वी शेप्ड बन जाता है। कैसे, ये नदी पूरा आर पार न काटे, कैसे काट दे, ऐसे काट दे। जैसे मान लो ये है पहाड़, तो पहाड़ ऐसे काटा कि बीच में वी शेप्ड हो गया, देखो मुन्ना बन गया ये वी शेप्ड। अब इसमें नदी बह रही है, टंटनान टंटनान, तो ये नदी बह रही है, अब ये नदी बह रही है तो वी शेप्ड लग रहा है ना, तो ये क्या है, ये वी आकार की घाटी। और जब यही वी शेप्ड अभी छोटा है और बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लो ये बड़ा हो गया वी शेप्ड, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी मान लो है, इधर भी अब कितना दिखा है, तो इधर वी शेप्ड बन गया, इधर वी शेप्ड बनेगा, और ज्यादा बढ़ गया हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कैनियन हो गया। तो छोटा रूप, छोटा आई आकार वी आकार की घाटी गार्ज, और बड़ा आई आकार और वी आकार की घाटी क्या है, कैनियन है। नहीं समझ में आए तो अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, उस भूसे को आग लगा दो, क्योंकि इससे साधारण भाषा में और कोई महान आत्मा आपको समझा नहीं सकता, ठीक है ना। तो वी आकार की घाटी आई आकार की घाटी बनाती है, दक्षिण भारत की नदियां ऐसा कुछ नहीं करती हैं, ठीक है ना। तीन नदियां हैं, तीन नदियों के महत्वपूर्ण गार्ज हैं, तीनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक है ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज, दूसरा है सिंधु नदी गार्ज, वही गार्ज हमने बोला ना, क्या गार्ज या कैनियन, आई आकार या वी आकार की घाटी। सतलज नदी भी बनाती है गार्ज, ठीक है ना। ये तीनों नदियों के गार्ज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सिंधु नदी का गार्ज कहां हो सकता है, जिसको नॉर्मल हम कह सकते हैं कि बेसिकली जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं इसको, सतलज गार्ज को हम एक और नाम से जानते हैं, सिपकिला गार्ज, ठीक है ना। सिपकिला दर्रा कहां पे है, तो आप जानते हैं हिमाचल में है, तो ये कहां पर होगा, हिमाचल। ये कहां पर है, ये इसको दिहांग नदी जानते हैं आप, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग नदी, इसलिए दिहांग गार्ज कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सिंधु नदी गार्ज कहां होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के गार्ज हैं, ठीक है ना, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई पॉइंट अगर छूटा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और आप अपने सुझाव दे सकते हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की प्रयास जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप नहीं समझते हो, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद पे मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट्स बनाइएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरफ के, तो इसमें हम लोग सिंधु नदी के बारे में और पूरी जो नदी तंत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, सुबह में हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिलहाल कभी कभी गड़बड़ हो जा रहा था बीच में एक बार, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वो वीडियो मिलेगा। देखो अगर 7 बजे नहीं मिल पाता है, कभी भी कोई समस्या हो जाती है, तो दिन भर में आपको जरूर कभी ना कभी जरूर करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, तो आप उसके लिए चिंतित ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग टॉप 50 या टॉप 100 जून के जो करंट अफेयर हैं उन पे मैं काम करने का शुरू है, या फिर मैं सोच रहा हूं अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं करंट अफेयर का वीडियो रोक दूं सुबह का जो डेली 7 बजे आ रहा है, क्योंकि उससे हमें भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है,
और फिर मैं मंथली ही लेके आऊँ 100 क्वेश्चन का, एक महीने में 100 क्वेश्चन। आप अपने वो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से एक्शन लूंगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।